Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learners, I hope you will be safe and sound. Today we are going to talk on a topic which is from English history. So this topic is the age of Chaucer. The age of Chaucer. The age of Chaucer. This age usually named the age of Chaucer because Chaucer was the most dominant writer of that era. This age takes start from 1340 to 1400. This age takes start from 1340 to 1400. ये जो एरा है इसको एज ऑफ चॉसर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि चॉसर जो था वो कौन था, वो एक राइटर था जो कि 1340 से लेकर 1400 तक वो जिंदा रहे और ही वॉज द मोस्ट डोमिनेंट पोइट ऑफ दैट एरा एंड हिज फुल नेम वॉज जॉफ्री चॉसर. So, in this age, we have seen two prominent movements. One is, the first movement is the political movement. Political, and the second one is social. We will talk on both the movements. हम दोनों movements पे बात करेंगे. First of all, we have to talk over this political movement. During this time, it was the reign of एडवर्ड III. इस वक्त हुकूमत किसकी थी? एडवर्ड III की थी. ठीक है, ये एडवर्ड III की हुकूमत थी. इस मूवमेंट को पॉलिटिकल मूवमेंट इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि देयर वाज अ वार बिटवीन विच वाज नोन एज 100 Years War. Which was fought with England and France. Fought between इंग्लैंड एंड फ्रांस, जो कि किन के दरमियान लड़ी गई थी? वो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान ये जंग लड़ी गई. ये वार जो था ये 1337 में स्टार्ट हुआ और 1453 को एंड अप हुआ. इट वॉज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ये अलग अपने लिए एक लेक्चर है कि 100 Years War जो था वो क्यों शुरू किया गया, किस वजह से शुरू हुआ, फिर किसने जीता और इसके दरमियान क्या क्या हुआ. ये अलग अपने लिए एक लेक्चर है. हम उस साइड पे जाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम जो था वो इस टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएगा. सो 100 Years War जो था वो इस एडवर्ड III के दौरे हुकूमत में लड़ी गई. किन के दरमियान थी? इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान थी, जो 1337 से शुरू हो गए 1453 पे एंड अप हो गए. इस दौरान चूंकि जंग जदल थी, इस दौरान इंग्लैंड के जो लोग थे उनमें नेशनलिज्म का जो एक उनसर था वो बेदार हुआ. ये लोग क्या बन गए? इन लोगों के अंदर नेशनलिज्म बेदार हो गए. इन लोगों के दरमियान क्या हुआ? इन लोगों के दरमियान नेशनलिज्म बेदार हो गए. दूसरी बात, दे हैव एब्रोगेटेड, दे हैव मेक देयर टाइज, देयर पॉलिटिकल टाइज विद फ्रांस एंड अप. इन्होंने क्या किया? इन्होंने फ्रांस के साथ जो इनके पॉलिटिकल टाइज थे वो टोटली इन्होंने ख़त्म कर दिए. पॉलिटिकल टाइज जो थे जो कि इनके फ्रांस के साथ थे वो उन्होंने क्या किए? वो उन्होंने एंड अप कर दिए. दूसरी बात क्या हो गई? इन लोगों के दरमियान इस दौरान इतना मतलब कि नेशनलिज्म इतना बेदार हो गया, इतने नेशनलिस्ट ये बन गए कि इन्होंने फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको उन्होंने एंड अप किया. ठीक है, दे हैव एंड अप द फ्रेंच लैंग्वेज. इन्होंने क्या किया? जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी.
ठीक है, ना कि सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज उन्होंने अपने आप से ख़त्म की, बल्कि अपने जो कोर्ट्स थे उनके, जो उनके पार्लियामेंट थे, वहाँ से भी उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को क्या किया, फ्रेंच लैंग्वेज को ख़त्म किया। इन्होंने कम्युनिकेशन सिंपल होली सोली किस लैंग्वेज में शुरू की, इंग्लिश लैंग्वेज में शुरू की। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी ऑफिशियल कोरेस्पॉन्डेंस शुरू की। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज जो था वो अपने कोर्ट्स, अपने जो उनके पार्लियामेंट्स थे उसके अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज शुरू की, और अपने जो लोग थे उन्होंने भी कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में शुरू की। इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को टोटली खैरबात कह दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को टोटली खैरबात कह दिया। जो फ्रेंच लैंग्वेज की ऑफिशियल प्रेस्टीज थी वो क्या हो गई, वो टोटली ख़त्म हो गई। ये लोग जो थे ये इतने पॉलिटिकली, इतनी इनके अंदर नेशनलिज्म पैदा हो गई थी। किस वजह से, इस जंग की वजह से। अब इसके बाद सोशल जो मूवमेंट है, ये इस पे बात कर लेते हैं, जो कि ये सोशल मूवमेंट जो है ये रिचर्ड टू जो कि कौन थे, हु इज अ सक्सेसर ऑफ एडवर्ड III। ये कौन थे, ये सक्सेसर थे एडवर्ड III के। इसके दौरे हुकूमत में क्या हुआ, सोशल मूवमेंट जो थी वो इस दौरान शुरू हो गई। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि मतलब इस लैंग्वेज में लोग, इस मूवमेंट में लोग जो थे वो सोशली डेवलप हो गए। दे वर एबल टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स, दे वर एबल टू थिंक अबाउट देयर बेनिफिट्स। वो अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचने के काबिल हो गए। इन लोगों के अंदर एक सेंस डेवलप हो गई थी। दे वर एबल टू mark the discontent with the contrast between luxury and poverty. They were able to define, they were able to think over the discontent between the luxury and poverty. ये लोग लग्जरी और पॉवर्टी के अंदर फर्क करने के काबिल हो गए थे। क्या हो गया था, सोशली दे हैव बिकम डेवलप्ड। ये सोशली इतने डेवलप हो गए कि इन्होंने लग्जरी और पॉवर्टी के दरमियान फ़र्क करना शुरू कर दिया। मतलब ये लोग इस काबिल हो गए कि वो क्या कर सके, वो अपनी लग्जरी मतलब कि अपने हक की बात कर सके। क्योंकि जो एलीट क्लास थी, जो मतलब इनके रॉयल्स थे, देवर पासिंग एन एक्सोबियरेंट लाइफ। वो लोग क्या कर रहे थे, वो एक्सोबियरेंट लाइफ गुजार रहे थे। वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे जो आसाइशों से भरी थी। लेकिन जो लेबर क्लास थी, जो लोअर क्लास थी, देवर पुअर, वो क्या थे, वो गरीब थे। वो अपनी जिंदगी पॉवर्टी के अंदर गुजार रहे थे। और उसके बाद देवर आल्सो एबल टू मेक कंट्रास्ट बिटवीन द एडल wealthy and the poor peasants। ये लोग इस काबिल हो गए थे, जो इनके एडल वेल्दी रॉयल थे, जो कोई काम नहीं कर रहे थे, बल्कि देवर वेल्दी। वो लोग क्या थे, कोई काम भी नहीं कर रहे थे, फिर भी क्या थे, फिर भी वो जो थे वो दौलतमंद थे। और वो लोग जो कि पीजेंट थे, जो कि किसान थे, जो कि पूरा दिन अपने खेतों में गुजारते थे, जो कि पूरे दिन वो मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी वो गरीब रहते थे। तो वो लोग इस जो फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम था, इस पर ये लोग सोचने के काबिल हो गए थे। क्या हो गए थे, ये लोग सोशली डेवलप हो गए थे, ये इसके काबिल हो गए थे। जो भी मतलब अगर ये इस दौरान, इस मूवमेंट के अंदर, ये जो सोशल मूवमेंट था, इस वक्त ये जो मुल्क था, इसमें ट्रेड जो था वो इंक्रीज हो रहा था। ट्रेड जो था वो क्या हो रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, लोग जो थे वो तिजारत कर रहे थे। तिजारत से क्या करते थे, तिजारत से वो लोग पैसा बनाते थे। तिजारत से वो लोग जो थे वो क्या करते थे, अपनी जिंदगी जो थी वो बेहतरीन बनाने की तरफ जा रहे थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 मेजर राइटर्स ऑफ द एज ऑफ दिस चॉसर।
Age of Chaucer. There were 5 major writers, 5 major राइटर्स। इस दौरान कौन कौन इस दौरान टोटल जो थे वो 5 बड़े बड़े राइटर्स थे जिनको मैं बारी बारी डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं मतलब कि थोड़ा सा इस पे रोशनी डालूंगा, हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। जो सबसे पहले है, सबसे पहले हमारे पास कौन थे? सबसे पहले जो है वो लैंगलैंड है, ठीक है। सबसे पहले कौन है? लैंगलैंड, ठीक है। ये कौन थे? ये जो था ये एज ऑफ चासर का एक बहुत ही बड़ा एक डोमिनेंट राइटर था, ठीक है। ये सबसे पहले इसने कौन सा सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया, ये मतलब कि ही हैज एक्सप्रेस्ड द सोशल डिस्कॉन्टेंट इन द सोसाइटी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो मतलब कि सोसाइटी के अंदर जो सोशल डिस्कॉन्टेंट था इस पर उन्होंने बात की, उन्होंने एक्सप्रेस किया। व्हाट इज डिस्कॉन्टेंट? डिस्प्लेजर, डिप्रेशन। जो मतलब कि उस वक्त जो मतलब सोसाइटी थी उसके अंदर जो डिप्रेशन था, जो डिस्कॉन्टेंट था, जो डिस्प्लेजर था, उस पे उन्होंने बात की, उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया, क्रिटिसाइज किया। फिर उसके बाद इन्होंने एक मतलब एक चीज की प्रीच भी की। सबसे पहले ही हैज प्रीच्ड द क्वालिटी ऑफ मैन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंसान की जो अहमियत है, इंसान की जो इंपॉर्टेंस है, उस पे बात की। He has preached the quality of man, and he also preached the dignity of labor. Preached the dignity of labor. उसने क्या किया? उसने मतलब कि सबसे पहले इंसान की अहमियत पे बात की, क्वालिटी ऑफ मैन पे बात की कि इंसान जो है, मैन क्या है? मैं इंसान एक बहुत ही आला किस्म का मखलूक है, ठीक है। इसकी एक सोसाइटी में एक अहमियत है, इस पे उन्होंने बात की। फिर उन्होंने ह्यूमन की जो लेबर ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर है, मतलब कि जो मेहनत की अजमत है, उस पर भी उन्होंने बात की। वो उसने इस बात में मतलब कि सोसाइटी को ये टीच करने की, सोसाइटी को ये लेसन देने की कोशिश की कि हर कोई क्या करे? वो अपना मेहनत करे, अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, अपने सोसाइटी, अपने घर को बेहतर बनाने के लिए क्या करे? मेहनत करे। सेकंड वी हैव वाइक्लिफ। वाइक्लिफ जो थे ये बहुत ही मेजर राइटर थे, बड़े राइटर थे। इसका नाम आप लोगों ने जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सुना होगा। ये जो वाइक्लिफ थे, इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया, ही हैज ट्रांसलेटेड गॉस्पेल और बाइबल इनटू इंग्लिश। इन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि इसने बाइबल जो था पहली दफा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जी, इन्होंने क्या किया? बाइबल जो था पहली दफा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ही हैज प्रोवाइडेड बाइबल टू द इंग्लिश पीपल इन देयर ओन टंग। इसने क्या? इसने जो गॉस्पेल था, जो बाइबल था, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इंग्लिश के जो लोग थे उनको उनके अपनी जुबान में बाइबल प्रोवाइड किया। And then we have Gower, number third, Gower जो थे, he was a scholar and literary man. He was a scholar and literary man. He has criticized the vigorous life of
द रॉयल etc। इसने क्या किया, इसने जो मतलब कि रॉयल थे उनकी ज़िंदगी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, जो कि एक्सुबियरेंस से भरी हुई ज़िंदगी थी। वो ज़िंदगी जो इनके रॉयल जो थे वो आसाइशों में, वो मतलब कि अपने उसमें मतलब कि गुजार रहे थे, अपने जो उनकी मतलब कि ज़िंदगी की दुनिया की जो ख्वाहिशात थी वो पूरा कर रहे थे। उसने इस ज़िंदगी पर बात की, उसने इस ज़िंदगी को क्रिटिसाइज़ किया और इसके जो मतलब के कंसिक्वेंसेस थे उस पे भी बात की कि वो डर रहे हैं कि ऐसे मतलब के फैटल कंसिक्वेंसेस का सामना ना करना पड़े इन लोगों को जो ये वेगरस जो जिंदगी है वो गुजार रहे हैं। सेकंड वी हैव नंबर 4, नंबर 4 वी हैव मैंडी वैली। मैंडी वैली, मैंडी वैली जो थे ये ट्रेवलर थे। सबसे पहली बात, ये कौन थे, ये ट्रेवलर थे, ठीक है। वो मैंडी वैली क्या करते थे, ही हैज रिलेटेड all the wonders which he had seen abroad। उसने जो मैंडी वैली थे, सबसे पहले ये ट्रेवलर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो सारे वंडर्स जो उन्होंने अब्रॉड बाहर की दुनिया में देखे थे, मतलब कि वो इधर उधर सफ़र करते थे, इस दौरान वो जो कुछ देखते थे उसको रिटन फॉर्म में लाते थे, उसको वो एक्सप्रेस करते थे, उन वंडर्स को वो क्या करते थे, वो रिलेट करते थे। देन वी हैव जॉफ्री चॉसर। जॉफ्री चॉसर कौन थे, जॉफ्री चॉसर हमारे पास हैं। जॉफ्री चॉसर कब पैदा हुए, 340 to 1400, मीन्स कि उसको 60 ईयर्स की ज़िंदगी जो थी वो मिली थी। कुछ जो राइटर्स हैं, कुछ पेपर्स मैंने पढ़ी तो उसमें वो कहते हैं कि चॉसर जो है वो 343 को पैदा हुए, ठीक है। लेकिन W.J. लॉन्ग जो है वो अपने बुक में 340 का जो डेट है, ईयर है, वो कहते हैं कि इस डेट को चॉसर पैदा हुए। चॉसर कौन थे, चॉसर वाज अ स्कॉलर। फर्स्ट ऑफ ऑल चॉसर जो था वो कौन था, वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर था, ट्रेवलर था, सेकंड बिजनेसमैन था, कोटियर था, एटसेट्रा। क्या था, कोटियर था, एटसेट्रा। हम जॉफ्री चॉसर पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से बात करेंगे। जॉफ्री चॉसर जो था वो 340 को पैदा हो जाते हैं, 1440 को 1400 में वो इस दुनिया से चले जाते हैं। चॉसर की ज़िंदगी जो है वो 3 पीरियड्स पे डिवाइडेड है, ठीक है। हम इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। वी हैव डिस्कस्ड एज ऑफ चॉसर। व्हाई दिस एरा इज नोन एज एज ऑफ चॉसर, बिकॉज चॉसर वाज द डोमिनेंट पर्सनैलिटी, वाज द डोमिनेंट राइटर of that era, which usually takes state from 1340 to 1400. And then we have discussed the 2 prominent movements of that era, and we have discussed the salient features, the salient characteristics of that era, and then we have discussed 5 major writers, or the 5 writers of age of Chaucer. We have discussed by, and at the end we have discussed Geoffrey Chaucer.
but we will discuss this poet Geoffrey Chaucer in detail in coming lecture, inshallah. So your questions will be welcome, and your questions will be answered. You can see this lecture over my YouTube channel, English Grammar for Non-Natives. Thank you. Thanks a lot.